तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में लेकर आए हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट का। तो आज का जो है इस सब्जेक्ट से संबंधित ये पहला वीडियो है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो और आप लोगों ने यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसका पीडीएफ आप लोगों को तभी मिलेगा जब इस पर व्यूज जो है 400 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 400 हो जाएंगे, ठीक है, या उसके ऊपर हो जाएंगे, तब आप लोगों की ये पीडीएफ आराम से टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। आप दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलना। तो इसमें जो है सिलेबस में बताया गया है सेंटर ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, वर्ल्ड रिलेटिव्स इन डिफरेंट क्रियल्स, ठीक है, तो सीरियल्स है। तो यदि इसको हम पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग जो है देख सकते हैं, या अपना सिलेबस मैच कराना चाहते हैं तो आप अपना सिलेबस मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है दोस्तों भाग ए, उत्पत्ति के केंद्र, प्रजातियों का वितरण और जंगली रिश्तेदार। तो इसमें आ जाता है सेंटर ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्ल्ड रिलेटिव्स। तो सबसे पहले पॉइंट में आ जाता है अनाज, सीरियल से, गेहूँ, जौ, जई से संबंधित क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है हमारे 500 हैं, ठीक है दोस्तों। ये 500 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इतने पढ़ लेते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। आपके बहुत से क्वेश्चन, हम ये तो नहीं कहते कि सभी आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे इससे, लेकिन आपके बहुत से क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, ठीक है। कम से कम 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे तो होंगे ही होंगे। और कई बार ऐसा होता है ज़्यादा गहराई से पूछ देते हैं, तो ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछे जाने के लिए ज़्यादा गहराई से आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, उसका आंसर आपको देने के लिए ज़्यादा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने शुरू के वीडियोस जो डाले थे उसमें किसी में 10 हैं, किसी में 20, 12 हैं, 14 हैं, 15 ऐसे वीडियोस पड़े हुए थे, ठीक है। तो उनमें क्या था, ज़्यादा गहराई से हमने क्वेश्चनों को जो है देखा था, ठीक है। उनमें ज़्यादा गहराई से हमने मतलब नॉर्मल से क्वेश्चनों से लेकर के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन उनमें बनाए थे, और कुछ पीडीएफ रह भी गए थे। यदि आप जितने हम बनाते हैं, ठीक है, यदि आप लोग सही से वॉच करते हमारी वीडियो को, अगर रिस्पॉन्स अच्छा देते तो लगभग 1000 से 1500 क्वेश्चन, ठीक है, 1500 क्वेश्चन हम बनाए हैं, ठीक है। 1000 से 1500 क्वेश्चन जो है बनाते हम, यदि आप लोग जो है बढ़िया हमें रिस्पॉन्स देते तो और इतने में आपके 30 से 40 क्वेश्चन या 50 भी हो जाते, तब भी 50 भी हो सकते थे, ठीक है, 50 भी हो सकते थे, लेकिन कम से कम आप लोगों के 30 से 40 क्वेश्चन इसी से फंस जाते, ठीक है। 1500 क्वेश्चन हैं तो 1500 क्वेश्चनों में से आपके 30 से 40 क्वेश्चन फंस जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, तो हमने कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हमें 500 लगे हैं वो हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं। तो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम की उत्पत्ति का मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है। तो ये कौन सा माना जाता है, दक्षिण पश्चिमी एशिया लंबवत क्षेत्र माना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हेक्साप्लॉइड ब्रेड व्हीट में कौन से 3 जीनोम पाए जाते हैं। 2n = 6 × 42 कौन सा पाए जाते हैं, AA, BB, DD। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि गेहूं के D जीनोम का दाता जंगली रिश्तेदार कौन सा पौधा है। इसका जो है कौन सा पौधा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों C वाला, ठीक है। A ज़िलोप्स टॉस्ची, ट्रिटिकम टॉस्ची, ठीक है।
ट्रिटिकम टॉस्टी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मैक्रोनी व्हीट का वानस्पतिक नाम क्या है और इसकी गुणसूत्र संख्या क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, ट्रिटिकम ड्यूरम 2n = 28। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जौ की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ माना जाता है। तो इसका केंद्र कहाँ माना जाता है, एबिसिनिया, इथोपिया और दक्षिण पश्चिमी एशिया को माना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खेती वाले जौ का जंगली पूर्वज कौन सा है। खेती वाले जौ का जंगली पूर्वज कौन सा है, तो इसका कौन सा है, हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम है। क्या है, हॉर्डियम स्पॉन्टेनियम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि 6 पंक्तिबद्ध जौ में प्रति नोड कितने फर्टाइल उर्वर स्पाइकलेट्स होते हैं। तो कितने होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 3 होते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि खेती की जाने वाली जई का स्तर क्या है। खेती की जाने वाली जई का स्तर क्या है, हेक्सालोइड है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जई ओट का एक प्रमुख जंगली पूर्वज है। तो कौन सा है, डी वाला राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारतीय बौना गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या है, ट्रिटिकम शेफेरोकोकुम है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है पॉइंट बी कि दलहन, पल्सेस, चना, मटर, मसूर, चिकपी, फिल्डपी, लेंटिल। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि चने की उत्पत्ति का केंद्र किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिम एशिया, तुर्की को माना जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि काबुली चने का वानस्पतिक नाम और विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता क्या है, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला कि काबुली प्रकार बड़े और हल्के रंग के बीज। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चने का सबसे करीबी जंगली पूर्वज कौन सा है जो केवल तुर्की की सीमाओं में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, साइशर रेटिकुलेटम है। क्या है, साइशर रेटिकुलेटम। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मटर पायसम सटाइवम का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मध्य पूर्व में स्थित है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फील्ड पी का वानस्पतिक नाम क्या है जिसका उपयोग दाल और चारे के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पायसम सटाइवम वेराइटी अरेवेंस। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मैसूर का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है। मैसूर का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है, दक्षिण पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मैसूर का जंगली पूर्वज किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, लेंस कुलाइनरीज सब्स और ओरेंटेलिस है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि चना चिक्पी में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 2n क्या होती है। तो ये कितनी होती है, 16 होती है। किसमें, चना में, चिक्पी में। तो आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मटर की आनुवंशिकी के अध्ययन में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 14 होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि दलहनी रबी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, राइजोबियम लिग्यूमोनोसेरम। फिर आता अगला पॉइंट हमारा सी वाला कि तिलहन, सरसों, तोरिया, अलसी। तो इसमें आता है अगला क्वेश्चन कि यू का त्रिकोण किस फसल के विकास और प्रजाति के संबंधों को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, वृश्चिका, यह सरसों को वर्ग को दर्शाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि भारतीय सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है और यह कैसी प्रजाति है। तो यह कैसी प्रजाति है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एम्फिडी
एम्फीडिप्लॉइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्फीडिप्लॉइड। यह हम कह सकते हैं ब्रेसिका जंसिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें आ जाता है ब्रेसिक जुंसिया। 2n इक्वल 36 किन दो प्राथमिक प्रजातियों के प्राकृतिक संकरण से बनी है। तो किससे बनी है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, बी रेपा 2n इक्वल 20 इंटू बी नाइग्रा 2n इक्वल 16। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अलसी की उत्पत्ति का मुख्य केंद्र कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, दक्षिण पश्चिमी एशिया और भूमध्य क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अलसी का जंगली पूर्वज कौन सा है जिससे आधुनिक अलसी का विकास माना जाता है। आधुनिक अलसी का विकास माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लिनम वाइन है, ठीक है, लिनम एगस्टिफोलियम। फिर आता अगला क्वेश्चन, तोरिया का वैज्ञानिक नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, ब्रेसिका रेपा वैरायटी येलो सरसों। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ब्रेसिका नेपस गोभी सरसों का गुणसूत्र विन्यास और संख्या क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, 2n इक्वल 34 AA CC। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ब्रेसिका नाइग्रा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, काली सरसों के नाम से जाना जाता है। और ये जो दोस्तों हमने 500 क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो इनको हम जो है 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इनको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे, 250 प्लस 250, ठीक है, 2 ही वीडियो बनाएंगे, 250 जिनमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि तारा मीरा का वानस्पतिक नाम क्या है जो शुष्क क्षेत्रों की रबी तिलहन फसल है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, यूरुका सटाइवा। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कुसुम फ्लावर जो एक रबी तिलहन है, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है, भारत और इथियोपिया माना जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि चारा, नकदी और बागवानी फसलें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है वर्षीन इजिप्टियन क्लोवर या ट्रोफोलियम अलेक्जेंड्रिनम का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, मिस्र, इजिप्ट। फिर आता अगला क्वेश्चन कि रिज्का ल्यूसर्न या मेडिसेगो सटाइवा की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र किसे माना जाता है। तो माना जाता है ये वाला, राइट हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिमी एशिया, ईरान और आसपास के क्षेत्र। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आलू सोलेनम ट्यूबरोसम की उत्पत्ति का केंद्र कौन सा है। इसका उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का एंडी पर्वत क्षेत्र, पेरू या बोलीविया। फिर आता अगला क्वेश्चन कि आलू की खेती की जाने वाली व्यावसायिक प्रजाति का प्लाइडी स्तर क्या है। तो इसका प्लाइडी स्तर क्या है, टेट्राप्लॉइडी, 48 वोल्ट। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गन्ना को नोबल केन कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, न्यू गिनी में हुई थी इसकी उत्पत्ति। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गन्ने की भारतीय जंगली प्रजाति कौन सी है जिसका उपयोग कठोरता और रोग प्रतिरोधकता के लिए ब्रीडिंग में किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी वाला, शेखरम स्पोटेनम। फिर आता अगला क्वेश्चन कि टमाटर का मूल उत्पत्ति स्थान क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, दक्षिण अमेरिका, पेरू या इक्वाडोर और मेक्सिको। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टमाटर का कौन सा जंगली रिश्तेदार सूखा और लवणता प्रतिरोधकता के लिए जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी वाला, उपयुक्त सभी। ए वाला
सोलेनम पाइमपिन लिफोलियम है, ठीक है। तो दूसरा आ जाता है सोलेनम चिलनेस, तीसरा आ जाता है सोलेनम हेब्रोचेट्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि प्याज का उत्पत्ति केंद्र किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, मध्य एशिया को माना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फूल गोभी का मूल स्थान कहाँ माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, मध्य सागरीय क्षेत्र या इटली, साइप्रस या इटली। फिर आ जाता है दोस्तों भाग 2, इसमें पूछा गया है कि पादप अनुवांशिक संसाधन उनका उपयोग और संरक्षण। तो इसमें पहला आ जाता है क्वेश्चन, पीजीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है इसका, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में पादप अनुवांशिक संसाधनों के संग्रह, संरक्षण और विनिमय के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, NBPGR नई दिल्ली। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि NBPGR की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 21 वर्ष हुई थी, 1976 में हुई थी किसकी, NBPGR की स्थापना। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जीन बैंक में बीजों को कम तापमान और कम नमी पर लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रखना क्या कहलाता है। ये सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, ex-situ संरक्षण, ex-situ कंजर्वेशन कहलाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक आवास के भीतर ही पौधों की प्रजातियों का संरक्षण क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, इन सीटू संरक्षण कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि क्रायो प्रिजर्वेशन में पादप ऊतकों या बीजों को किस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है, -196 सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दीर्घकालिक संरक्षण के लिए जीन बैंक के कोल्ड स्टोरेज का तापमान सामान्यतः कितना रखा जाता है। इसका तापमान जो है सामान्यतः कितना रखा जाता है, -10 सेल्सियस से -20 सेल्सियस तक। फिर आता अगला क्वेश्चन कि सक्रिय संग्रह का रख रखाव किस उद्देश्य से और कितना तापमान पर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, मूल्यांकन वितरण के लिए 0 से 4 सेल्सियस या 5 सेल्सियस पर रखा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जर्म प्लाज्म से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी वाला, किसी फसल और उसके जंगली रिश्तेदारों में मौजूद सभी एलील्स जीन का कुल संग्रह। फिर आता अगला क्वेश्चन कि स्रोतों के आधार पर जर्म प्लाज्म को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्वदेशी और विदेशी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का सुधार केंद्र कहाँ स्थित है, जहाँ से हरित क्रांति के बौने गेहूं के जीन आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, मेक्सिको। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सीरिया और अब लेबनान मोरक्को में स्थानांतरित में स्थित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुष्क क्षेत्रों में रबी फसल जौ मसूर चना के पीजीआर पर काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, ICARDA। रहता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, लीमा पेरू में स्थित है। रहता है अगला क्वेश्चन कि जर्म प्लाज्म के उस छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं जो पूरे संग्रह न्यूनतम दोहराव के साथ अधिकतम आनुवंशिक विविधता को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौर संग्रह। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किसी देश में बाहर से आने वाली पादप सामग्री के साथ आने वाले हानिकारक कीटों और बीमारियों को रोकने की कानूनी
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? पादप संरोधक कहा जाता है, पादप संरोध कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि भारत में बीज आयात के समय संगरोध अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए मुख्य प्राधिकारी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, ए और बी दोनों अपनी अपनी श्रेणी में। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि जंगली प्रजातियों से खेती वाली प्रजातियों में जीन ट्रांसफ़र करने में आने वाली बड़ी बाधा कौन सी है? कौन सी है बड़ी बाधा? क्रॉस असंगतता और संकर बांझपन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वैश्विक स्तर पर फसलों की आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के लिए नॉर्वे में बनाए गए सुरक्षित भंडार गृह को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ए और सी वाला राइट हो जाएगा दोनों। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट या डूम्सडे वॉल्ट। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पौधों की ऐसी प्रजातियां जो पूरी तरह से जंगली हैं लेकिन खेती वाली फसलों से निकट से संबंधित हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्थानीय किसानों द्वारा पीढ़ियों से चुनी गई और उगाई जाने वाली पारंपरिक आनुवंशिक किस्मों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, लैंड रेसेज कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों की आनुवंशिकी। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि गुणात्मक लक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, एक या कुछ प्रमुख जीनों द्वारा होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मात्रात्मक लक्षण जैसे कि अनाज की उपज किस प्रकार के जीन द्वारा नियंत्रित होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पॉलीजीन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक लक्षण का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, फूल का रंग जैसे मटर में लाल या सफ़ेद। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मात्रात्मक लक्षणों में किस प्रकार का वितरण दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, सतत या सामान्य वितरण वक्र। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मात्रात्मक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव कैसा होता है? इसका कैसा प्रभाव होता है? बहुत अधिक होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस किसने और कब प्रतिपादित की थी जो मात्रात्मक आनुवंशिकी का आधार है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नेल्सन एहले 1909 गेहूं के दाने के रंग पर प्रयोग किया था। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हेरिटेबिलिटी वंशागतित्व का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, कुल फेनोटाइपिक विभिन्नता में आनुवंशिक भिन्नता का अनुपात। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संकीर्ण अर्थ में वंशागतित्व में केवल किस आनुवंशिक भिन्नता को शामिल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, एडिटिव वेरिएंट, ठीक है, शामिल किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी लक्षण की हेरिटेबिलिटी बहुत कम है तो चयन की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, पेडिग्री विधि या संतत परीक्षण आधारित चयन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आनुवंशिक प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, चयन की तीव्रता और फेनोटाइपिक भिन्नता, सी वाला हेरिटेबिलिटी, और इसीलिए ये डी वाला जो है राइट हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन कि जब दो या दो से अधिक मात्रात्मक लक्षण एक साथ जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? ये वाला राइट हो जाएगा, जीन संलग्नता कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पाथ कोएफिशिएंट एनालिसिस का उपयोग पादप प्रजनन में क्यों किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला,
कि उपज विभिन्न उपज पर विभिन्न घटकों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों को समझने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्वांटिटेटिव ट्रेट लौकिक QTL क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, DNA मार्कर से जुड़े गुणसूत्र के वे क्षेत्र जो मात्रात्मक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जीन इंट्रैक्शन में जब एक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के प्रभाव को छुपाता है तो उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एपिस्टेसिस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मात्रात्मक आनुवंशिकी के विश्लेषण के लिए डायलल क्रॉस तकनीक किसने विकसित की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, जैक्स और हेमन ग्रिफिन ने विकसित की थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सामान्य संयोजक क्षमता मुख्य रूप से किस प्रकार की जीन क्रिया से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, एडिटिव जीन क्रिया। रहता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विशिष्ट संयोजन क्षमता किस प्रकार की जीन क्रिया को दर्शाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, नॉन एक्टिव जीन क्रिया को दर्शाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन किस प्रकार की फसलों में सबसे अधिक देखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, परपरागित फसलों में। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गेहूँ और जौ जैसी स्वपरागित फसलों में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, नगण्य या बिल्कुल नहीं होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जब F1 संकर अपने दोनों जनकों से किसी लक्षण जैसे उपज में श्रेष्ठ होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, हेट्रोसिस या संकर ओज कहा जाता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रमुख प्रजनन उद्देश्य और प्रक्रिया, मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीड्यूर्स। फिर आता है इसमें पॉइंट पहला कि उपज अनुकूलशीलता और स्थिति से संबंधित क्वेश्चन पहला आ जाता है। इसमें क्वेश्चन कि फसल प्रजनन में उपज को बढ़ाने के लिए दो मुख्य घटकों पर ध्यान दिया जाता है। तो किन पर दिया जाता है। ये वाला राइट हो जाएगा, जैविक उपज और हार्वेस्ट इंडेक्स पर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हार्वेस्ट इंडेक्स की गणना का सही सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, HI इक्वल इकोनॉमिक एल्ड और बायोलॉजिकल एल्ड इंटू 100। ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किसी किस्म की विभिन्न पर्यावरणों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो इस क्षमता को क्या कहा जाता है कि स्थिरता और अनुकूलनशीलता कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस्मों की स्थिति का आकलन करने के लिए स्थिरता मंडल किसने प्रस्तावित किया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एवरहार्ट और रसेल ने किया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एवरहार्ट और रसेल मॉडल के अनुसार एक आदर्श स्थिर किस्म में क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें क्या गुण होने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, उच्च माध्य उपज, एक्स प्रगतिमान गुणांक BI इक्वल 1 और न्यूनतम विचलन S स्क्वायर। ठीक है, S स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर DI इक्वल 0। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है, इसमें आ जाता है कि स्वपरागित फसलों जैसे गेहूँ और शुद्ध वंशक्रम चयन से विकसित वैरायटी कैसी होती है। तो विकसित वैरायटी कैसी होती है, समरूप और समयुग्मजी होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पेडिग्री विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, प्रारंभिक पीढ़ी में से ही पौधों का वंशावली रिकॉर्ड रखा जाता है जिससे चयन आसान हो जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वल्क विधि में प्रारंभिक पीढ़ियों
में पौधों का चयन कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? बिना किसी चयन के बीजों को मिलाकर बल्क में उगाया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिंगल सीड डिसेंट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बिना चयन के दबाव के प्रत्येक F2 पौधे की संतति को तेजी से होमोजाइगोसिटी तक पहुंचाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मल्टी लाइन किस्म का विकास किस उद्देश्य से किया जाता है? तो किस उद्देश्य से किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, किसी स्वपरागित फसल में किसी विशिष्ट बीमारी जैसे गेहूं में रस्ट के विभिन्न रेस के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करने के लिए आइसोजेनिक लाइनों का मिश्रण बनाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अजैविक और जैविक तनाव सहिष्णुता, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि रबी फसलों में जैविक तनाव के मुख्य उदाहरण कौन से हैं? तो मुख्य उदाहरण कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, सूखा, अत्यधिक ठंडा या पाला और लवणता। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि देर से बोई गई रबी फसलों जैसे गेहूं में उपज घटने का मुख्य कारण कौन सा अजैविक तत्व तनाव है? ठीक है, कौन सा अजैविक तनाव है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, टर्मिनल हीट स्ट्रेस, अंतिम अवस्था में उच्च तापमान। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पौधों में सूखे से बचने या सहने के लिए कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में कार्य करता है और रंध्रों को बंद करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों सी वाला हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, ABA। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चने में उकठा रोग और स्कोचाइटा ब्लाइट किस प्रकार के तनाव हैं? तो ये किस प्रकार के तनाव हैं? जैविक तनाव। किस प्रकार के हैं? जैविक तनाव। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फ्लोर क्लीनर या जीन फॉर जीन परिकल्पना किसने दी थी जो रोग प्रतिरोधकता ब्रीडिंग का आधार है? तो इसमें आ जाता है एच फ्लोर अलसी के रस्ट पर काम, H फ्लोर 1946। पर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वर्टिकल रेजिस्टेंस को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ए वाला, गुणात्मक या ओलिगोजेनिक प्रतिरोधकता विशिष्ट रेस के प्रति। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए वाला, यह किसी पैथोजन के किसी पैथोजन के सभी रेस के खिलाफ समान रूप से प्रभावी और टिकाऊ होती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बैक क्रॉस ब्रीडिंग विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ए वाला, एक अच्छी सर्वस्वीकार्य किस्म में किसी एक विशिष्ट कमी जैसे रोग प्रतिरोधकता जीन को स्थानांतरित करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सरसों में सफ़ेद रतुआ रोग किस कवक द्वारा होता है जिसके प्रतिरोधी किस्में विकसित करना और मुख्य उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए वाला, अल्बगो कैंडिडा है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि गेहूँ में ब्लैक रस्ट काला रतुआ कारक कौन सा जीव है? काला रतुआ का कारक कौन सा जीव है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, प्यूशिनिया ग्रैमिनीज F स्पीसीज ट्रिटिसाई। फिर आ जाता है दोस्तों अगला पॉइंट हमारा भौतिक, रासायनिक और पोषण गुणवत्ता से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि गेहूं में चपाती बनाने की अच्छी गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? ग्लूटेन जिम्मेदार होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ब्रेड मेकिंग पाव रोटी के लिए गेहूं के आटे में किस भौतिक गुण का होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला, उच्च लोच और
डक्टिलिटी। फिर आता अगला क्वेश्चन, सरसों के तेल मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाने वाला कौन सा फैटी एसिड पाया जाता है जिसे ब्रीडिंग द्वारा कम किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, इरुशिक एसिड पाया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सरसों की खली में पाया जाने वाला वह कौन सा तीखा और हानिकारक यौगिक है जो पशुओं के चारे की गुणवत्ता घटाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला ग्लूकोसाइनोलेट्स। रहता है अगला क्वेश्चन, से पूछा गया है कि सरसों में कैनोला या 00 किस्मों से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, तेल में इरुशिक एसिड और खाली में ग्लूकोसाइनोलेट दोनों की मात्रा बहुत कम होना। फिर आता अगला क्वेश्चन, से पूछा गया है कि दलहनी फसलों जैसे चना मसूर में कौन से आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है जिसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, सल्फर युक्त अमीनो एसिड जैसे मिथियोनिन और सिस्टीन। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पारंपरिक फसलों में ब्रीडिंग या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से विटामिन और खनिजों जैसे आयरन जिंक की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, बायोफर्टिफिकेशन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जौ में माल्ट उद्योग के लिए दाने की कौन सी भौतिक विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मोटे एक समान आकार के दाने और कम प्रोटीन सामग्री। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आलू के प्रसंस्करण के लिए कंदों में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, उच्च शुष्क पदार्थ और कम करने वाली सरगरा और कम करने वाली सरगरा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आलू के कंदों में प्रकाश के संपर्क में आने से हरा रंग और कड़वाहट आ जाती है, यह किस विषैले तत्व के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सोलेनिन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, पूछा गया है कि हाइब्रिड और वैरायटी विकास के आधुनिक और नवाचार दृष्टिकोण। तो इसमें जाता है पहला क्वेश्चन कि मांस का पूर्ण रूप पादप प्रजनन के संदर्भ में क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, मार्कर एसिटेड सिलेक्शन, मार्कर एसिटेड चैन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मार्कर एसिटेड बैक क्रॉसिंग का पारंपरिक बैक क्रॉसिंग की तुलना में क्या लाभ है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यह वांछित जीन के ट्रांसफर के साथ साथ आवर्ती जनक के जीनों की रिकवरी और बहुत तेज करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक ही पीढ़ी में पूरी तरह से युग्मजी शुद्ध वंशाणु तैयार करने के लिए किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, डबल हैप्लॉइड डीएस तकनीक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डबल डिप्लॉइड डीएस तकनीक में अगुणित पौधों को दोगुना करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? कोलचिसिन का किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जीन एडिटिंग की सबसे सटीक और आधुनिक तकनीक कौन सी है जिसका उपयोग फसलों में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला, CRISPR से CAS9। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ट्रांसजेनिक या GM फसलें विकसित करने के लिए प्राकृतिक का आनुवंशिक इंजीनियर से कहा जाता है?
नेचर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि एग्रोबैक्टीरियम टम्फेशियंस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रबी फसलों में आनुवंशिक भिन्नता उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक रासायनिक म्यूटाइजन का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला EMS, इथाइल मेंथेन सल्फोनेट। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दूरस्थ संक्रमण में भ्रूण के प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट होने से बचाने के लिए किस इन विट्रो तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण बचाव। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गेहूं और राई के बीच गेहूं ट्रिटिकम और राई स्केल के बीच संकरण से विकसित मानव निर्मित अनाज कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला ट्रिटिकेल। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिट्रस या अन्य बागवानी रबी फसलों में दो अलग अलग प्रजाति की दैहिक कोशिकाओं के संलग्न होने संलयन को क्या कहते हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा कायिक संकरण, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, अगला भाग आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि रबी फसलों की हाइब्रिड बीज उत्पादन तकनीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्यावसायिक स्तर पर हाइब्रिड बीज उत्पादन को किफ़ायती बनाने के लिए किस जैविक प्रणाली का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला नरबंधिता और स्वसंगतता। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी प्रणाली में हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 3 लाइनें, A, B और R लाइनें। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि CGMS प्रणाली में A लाइन से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आ जाता है नरबंध लाइन, जिसका उपयोग मादा जनक के रूप में होता है। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बी लाइन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला नरबंध ए लाइन के आनुवंशिक पहचान को बनाए रखना और उसका बीज बढ़ाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आर लाइन रेस्टोरर लाइन का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हाइब्रिड संतत F1 में नर उर्वरता को वापस हाल करने के लिए, ताकि किसान के खेत में फसल में दाने बन सकें। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सरसों में हाइब्रिड उत्पादन के लिए कौन सी लोकप्रिय नरबंधिता प्रणाली उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला ओगुरा CMS और मोरी पांडिया CMS प्रणाली। रह जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि पर्यावरण संवेदनशील आनुवंशिक नरबंधिता में शामिल है, क्या शामिल है। ये वाला राइट हो जाएगा TGMS तापमान संवेदनशील और PGMS अवधि संवेदनशील। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हाइब्रिड बीज उत्पादन के दौरान आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए अन्य खेतों से रखी जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं। तो इस दूरी को क्या कहा जाता है, पृथक्करण दूरी कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्वपरागित फसलों के आधार बीज के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी प्रमाणित बीज की तुलना में कैसी होती है। तो कैसी होती है, अधिक होती है, मोर स्ट्रिक्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि हाइब्रिड बीज उत्पादन के खेत से अवांछित रोगग्रस्त या दूसरी किस्म के पौधों को उखाड़कर बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि नर और मादा जनकों की लाइनों को खेत में बोने के व्यवस्थित क्रम के अनुपात जैसे 2:6 या 2:8 को क्या कहा जाता है।
तो इसको क्या कहा जाता है? रोपण अनुपात कहा जाता है, रो रेशियो या प्लांटिंग रेशियो कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हाइब्रिड बीज उत्पादन में जब नर और मादा लाइनों में फूल आने का समय अलग अलग होता है तो इस समस्या को क्या कहते हैं? तो इस समस्या को क्या कहा जाता है? निकिंग समस्या, निकिंग या असंगामी पुष्पन कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फूल आने के समय में सामंजस्य बिठाने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला, जनकों की बुवाई के समय में फेरबदल करना या विशिष्ट यूरिया या हार्मोन का छिड़काव करना। रहता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रमाणित हाइब्रिड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? तो कैसा लगाया जाता है? नीले रंग का टैग लगाया जाता है। रहता अगला क्वेश्चन कि आधारी बीज के बैग पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सफ़ेद। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ब्रीडर सीड बैग पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, सुनहरा पीला लगाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बीज की वह क्षमता जिससे यह पता चलता है कि कुल बीजों में से कितने प्रतिशत बीज अंकुरित होकर सामान्य पौधा बन सकते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, अंकुरण प्रतिशत कहलाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रासायनिक विपुंसन एजेंट क्या करते हैं? तो ये एजेंट क्या करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आनुवंशिक परिवर्तन किए बिना पौधों में केवल नरबंधता उत्पन्न करते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रासायनिक हाइब्रिडाइजिंग एजेंट है? CHO है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए वाला, मैलिक हाइड्रेजाइड MS या जिफ्लाउरेट। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हाइब्रिड बीज की आनुवांशिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला या खेत में कौन सा अंतिम प्रामाणिक परीक्षण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला, ग्रो आउट टेस्ट। फिर आ जाता है अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि आइडियोटाइप धारणा और जलवायु अनुकूल फसल किस्म, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है। पहला आ जाता है कि फसलों में आइडियोटाइप यह आदर्श पौधा रोग की अवधारणा सबसे पहले किसने और कब दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, CM डोनाल्ड। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डोनाल्ड के अनुसार गेहूं के एक आदर्श पौधे में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो इसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, छोटी और मजबूत सिंगल स्टेम, कम टिलरिंग, सीधी कड़ी पत्तियां और बड़ा स्पाइक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सीधी कड़ी पत्तियों का आइडियोटाइप में क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यह सघन रोपण में भी सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग करने में मदद करती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जलवायु स्मार्ट या जलवायु अनुकूल कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इस कृषि से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, ऐसी किस्मों और तकनीकों का उपयोग करना जो बढ़ते तापमान, सूखे और बेमौसम बारिश जैसी जलवायु चुनौतियों को सहन कर सके। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भविष्य के लिए जलवायु लचीली फसल किस्मों में कौन सा गुण आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, जल उपयोग दक्षता और उच्च तापमान सहिष्णुता। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गेहूं में हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार बौनेपन का जीन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, नोरिन से 10 RST1 और RST2 जीन। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि धान या गेहूं में पारंपरिक किस्मों के गिरने की समस्या को हल करने के लिए आइडियोटाइप ब्रीडिंग में क्या बदलाव किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, तने को छोटा मोटा और मजबूत बनाया गया है।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि मटर में लीफलेस या सेमी लीफलेस किस्में जैसे अपर्णा किस आइडियोटाइप बदलाव का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, जहाँ पत्तियाँ पूरी तरह से प्रतानों में बदल जाती हैं, जिससे पौधा गिरता नहीं है और हवा का संचार बेहतर होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चना में शुष्क और बरानी क्षेत्रों के लिए आदर्श आइडियो टाइप कैसा होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, कि गहरी जड़ प्रणाली और कम वाष्पोत्सर्जन वाली पत्तियाँ। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फसल सुधार में भविष्य की स्मार्ट फसलों के विकास के लिए जीनोमिक्स असिस्टेड ब्रीडिंग का उपयोग क्यों अपरिहार्य हो गया है। क्यों हो गया है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि यह कम समय में जटिल जलवायु अनुकूल लक्षणों जैसे सूखा और गर्मी सहनशीलता के लिए सटीक चयन सुनिश्चित करता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि रबी अनाजों का फसल सुधार। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि गेहूँ में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। तो किस प्रकार का परागण पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मुख्य रूप से स्वपरागण पाया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र और किस फसल पर काम के लिए मिला था। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, शांति के क्षेत्र में बौने गेहूँ के विकास के लिए मिला था। फिर आता है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भारत में गेहूँ की पहली बोनी और अत्यधिक लोकप्रिय किस्में कौन सी थी जो मेक्सिको से आयातित जन्म प्लाज्म से विकसित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लरमा, रोजो और सोनारा। फिर आता अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में गेहूँ के एम्बर दाने वाली सिद्ध म्यूटेंट किस्म का कौन सी है जिसे सोनारा 64 पर गामा किरणों के उपचार से विकसित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, सरवती सोनारा। क्या जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि गेहूँ की उच्च उपज देने वाले कल्याण सोना और सोनालिका किस्में किस दशक में भारत में क्रांति लेकर आई। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गेहूँ का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, स्पाइक या ईयर कहलाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गेहूँ के एक स्पाइकलेट में सामान्यतः कितने फूल होते हैं। तो सामान्यतः कितने फूल होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 2 से 5 फूल होते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जब वर्ले में छिलके रहित या फुललेस किस्मों का विकास किस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सीधे मानव उपभोग और सुगमता से दलिया बनाने के लिए है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जौ की कौन सी किस्म भारत में लबड़ी और क्षारीय मृदाओं में खेती के लिए प्रतिरोधी पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी स्थानीय परिस्थितियों में। आज़ाद या विलाडा जोत आरडी। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जई की दोहरी उपयोग वाली किस्में कौन सी होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जो पहली कटाई में हरा चारा और बाद में अनाज या दाना दोनों देती हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि रबी दलहन फसलों का फसल सुधार। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चने में अम्लीय स्राव किसके कारण होता है, जो इसकी पत्तियों और पोडस पर पाया जाता है और कीटों से रक्षा करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, मेलिक और ऑक्सैलिक एसिड। फिर आता अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि चने का मुख्य विनाशकारी कीट कौन सा है, जिसके
प्रतिरोधी किस्में विकसित करना एक बड़ा ब्रीडिंग उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा पॉड बोरर या फली वेदक। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चने की पहली फली वेदक प्रतिरोधी या सहनशील लोकप्रिय किस्म कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गौरव। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चने की विजय किस्म अपनी किस विशेषता के लिए महाराष्ट्र और मध्य भारत के शुष्क क्षेत्रों में प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ये वाला अत्यधिक सूखा सहनशीलता और इकट्ठा प्रतिरोधकता। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि काबुली चने की तुलना में देसी चने की आनुवंशिकता और खेती में क्या अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला देसी चना छोटा, भूरा या गहरे रंग का और उच्च फाइबर युक्त है। काबुली बड़ा और मखमली सफेद होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मटर में पाउडरी मिल्डी रोग के प्रति प्रतिरोधी जीन कौन सा है जिसका उपयोग ब्रीडिंग में व्यापक रूप से किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ER1 और ER2 जीन, रिसेसिव जीन्स। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में विकसित मटर की पहली पाउडरी मिल्डी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला मालवीय मटर कैप्टन HUDP 15 या रचना। फिर जाता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मैसूर में बीज के आकार के आधार पर कौन से दो मुख्य समूह पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला गोल्ड सीडेड और स्मॉल सीडेड। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दलहन फसलों में फूलों का गिरना एक बड़ी समस्या है, इसे रोकने के लिए ब्रीडिंग में किस शारीरिक लक्षणों में सुधार किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सिंक सोर्स संबंध और प्रकाश संश्लेषण दक्षता में सुधार किया जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है जो चने के सुधार पर वैश्विक कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हैदराबाद, पटान चेरू, भारत। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रबी तिलहन किस्मों का फसल सुधार। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि भारतीय सरसों के पहले सोमेटो क्लोनल म्यूटेंट अत्यधिक लोकप्रिय किस्म कौन सी है जो गैर संलग्न उच्च उपज देती है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला वायो 902 पूसा जय किसान। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वायो 1902 पूसा जय किसान किस्म को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला VL चोपड़ा या IARI, ठीक है, IARI उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में विकास सरसों का पहला व्यावसायिक हाइब्रिड कौन सा है जिसे CMS प्रणाली का उपयोग करके बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ये वाला NRCSB से 506 DRNR भरतपुर द्वारा विकसित। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई विवादास्पद आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों का नाम क्या है जो बरसाने वार स्टार तकनीक पर आधारित है? कौन सी है वो है ये वाला राइट हो जाएगा TMH 11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि GM सरसों TMH 11 में उपयोग की जाने वाली बार जीन का क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हर्बिसाइड सहनशीलता और मरकर के रूप में कार्य करना। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सरसों पारंपरिक अत्यधिक लोकप्रिय किस्म वर्णों और किस नाम से जाना जाता है जो राष्ट्रीय चेक
वैरायटी रही है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला T59। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सरसों में स्वसंगतता किस प्रकार की होती है जो हाइब्रिड के विकास में सहायक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला स्पोरोफाइटिक स्वसंगतता। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि असली अलसी के पौधों से तेल के अलावा अलसी का रेशा भी प्राप्त होता है। इस रेशे को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? फ्लेक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अलसी की दोहरे उपयोग वाली किस्में क्या उत्पादन करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला तेल और रेशा दोनों उच्च मात्रा में उत्पादित करते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अलसी में उकठा और गिरुई रोगों के प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के लिए किस ब्रीडिंग विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पेडिग्री और बैक क्रॉस विधि का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि रबी नकदी और चारे की फसलों का सुधार। इसमें आ जाता है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि गन्ना के व्यावसायिक संकरण और नॉवलाइजेशन का कार्य भारत में कहाँ किया गया है। ये कहाँ किया जाता है? ये वाला राइट हो जाएगा गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गन्ने के नॉवलाइजेशन के लिए मुख्य रूप से किस भारतीय वैज्ञानिक को श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला T.S. वेंकटरमन और C.A. बारबर। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गन्ने की कोयम्बटूर से विकसित प्रसिद्ध व्यावसायिक किस्मों के नाम के आगे कौन सा प्रोफिक्स लगा होता है। तो कौन सा लगा होता है? CO, जैसे CO 86 032, CO 0238। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आलू में सत्य आलू बीज ट्रू पोटैटो सीड TPS की तकनीक किसने विकसित की थी। तो ये वाला राइट हो जाएगा डॉक्टर रामानुजन ने की थी। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सत्य आलू बीज TPS तकनीक का मुख्य लाभ क्या है। ये वाला भारी और रोगग्रस्त कंदों के परिवहन की आवश्यकता का कम होना और वायरस मुक्त प्रारंभिक फसल मिलना। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जहाँ से कुफरी नाम की सदी आलू इसमें विकसित होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शिमला हिमाचल प्रदेश। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आलू की कौन सी बीमारी आयरिस अकाल के लिए जिम्मेदार थी। राइट आंसर हो जाएगा जिसके प्रतिरोधी किस्में विकसित करना एक वैश्विक चुनौती है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला पछेती झुलसा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि वर्षा में अधिक कटाई और उच्च हरा चारा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की किस्मों जैसे ऊषा जॉइंट का विकास पॉलीप्लॉइड द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टेट्राप्लॉइड किस्म। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वृक्षका किस प्रकार की परागण प्रणाली वाली चारे की प्रमुख रबी फसल है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला अत्यधिक परागित मधुमक्खियों द्वारा ट्रिपिंग तंत्र के माध्यम से। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चारे की फसलों में गुणवत्ता सुधारने का मुख्य उद्देश्य किसे कम करना और किसे बढ़ाना है होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला क्रूड प्रोटीन और पाचकता और बढ़ाना तथा लिग्निन व वांछित तत्वों को कम करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, ठीक है अगला भाग आ जाता है। इसमें पूछा गया है कि रबी सब्जियों और बागवानी फसलों का सुधार। तो इसमें आ जाता है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि टमाटर में फ्लेवर सेवर तकनीक किस आनुवंशिक दृष्टिकोण का पहला व्यावसायिक उदाहरण थी।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, एंटीसेंस RNA तकनीक द्वारा गैलेक्टोरोनेज एंजाइम को रोककर सेल्फ लाइफ बढ़ाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टमाटर की वृद्धि की आदत के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला, डिटरमिनेट सीमित वृद्धि और इनडिटरमिनेट असीमित वृद्धि। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा विकसित टमाटर की कौन सी डिटरमिनेट वैरायटी देश में बहुत लोकप्रिय होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, पूसा रूबी। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि टमाटर में लाल रंग किस रंजक की उपस्थिति के कारण होता है जिसकी मात्रा बढ़ाना ब्रीडिंग का उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, लाइकोपीन। फिर आता अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि प्याज में व्यावसायिक हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए किस प्रकार की वंध्यता का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, विशेष रूप से साइटोप्लाज्मा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फूल गोभी में विप्लेट नामक शारीरिक विकार किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फूल गोभी की अगेती, मध्य और पछेती किस्मों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला, तापमान और प्रकाश अवधि के प्रति संवेदनशीलता। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि IIHR बेंगलोर द्वारा विकसित बागवानी फसलों की किस्मों के नाम के आगे क्या लगा होता है। तो इसके नाम के आगे क्या लगा होता है, अर्का, जैसे अर्का कल्याण, अर्का रक्षक। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR कहाँ स्थित है जहाँ से काशी श्रृंखला की सब्जियाँ विकसित होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ये वाला, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सब्जियों में हेटेरोसिस का लाभ उठाने के लिए F1 हाइब्रिड बीजों का उपयोग क्यों बढ़ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये वाला, क्योंकि F1 हाइब्रिड अधिक उपज, एक समान तुड़ाई और रोग प्रतिरोधकता प्रदान करता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में जो है 200 ही क्वेश्चन किए हैं और आगे की जो वीडियो है उसमें जो है हम 300 क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें 300 हो जाएंगे। इसमें हम अभी लगभग 1 हफ्ते से जग रहे हैं, ठीक है। तो अब उतना लंबे वीडियो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने 200 क्वेश्चन इसमें कर दिए हैं और 300 क्वेश्चन आगे जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलना, और यदि आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।